सभी आचार्यों को नमस्कार तथा विद्यार्थियों को स्नेहाशीष। मेरे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ 1850 से माना गया है। सबसे पहली बात यह है कि आधुनिकता है क्या। किसी भी चीज को, किसी वस्तु को, विचार को, युग को आधुनिक किस आधार पर हम मानते हैं। कोई भी नई विचारधारा जो अपने पूर्ववर्ती विचारधारा को इतिहास के गर्त में ढकेल दे और खुद को स्थापित करे, वह विचारधारा आधुनिक मानी जाती है। कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्य व्यापार जो वर्तमान युग में नए रूप में हो, जो अपने पूर्ववर्ती से, विगत से नया और श्रेष्ठ समझा जाए, वह आधुनिक माना जाता है। वास्तव में आधुनिकता एक सोच है जो हमेशा खुद को शीर्ष पर रखती है। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 एक युगांतकारी घटना को लेकर आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है। वहाँ से विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक युग माना। हिंदी प्रदेश या भारतीय इतिहास में 1857 आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। 1857 का विद्रोह आधुनिक युग का सूत्रपात करता है। वैसे भी कहा जाता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो युग का प्रभाव समाज पर, देश पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर जिस प्रकार से पड़ता है, उसी प्रकार से साहित्य पर भी पड़ता है। इसके पूर्व हम देखते हैं कि रीतिकाल गुलामी मानसिकता का द्योतक है। रीतिकालीन कवि राजाश्रय में रहते थे। राजाओं की चाटुकारिता में उनके मनोरंजन के लिए तमाम श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे। कुछ अन्य प्रवृत्ति की भी रचनाएं हुई, जैसे भूषण आदि कवियों ने कुछ वीर गीत भी लिखे। लेकिन रीतिकालीन कविता उस युग की प्रवृत्ति को दर्शाती है, मानसिकता को दर्शाती है। खैर, रीति युग में हम देखते हैं कि घनानंद जैसे रचनाकार होते हैं और उन्होंने जो रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया। तो उनकी कविता में ही स्वच्छंदता की प्रवृत्ति जो आती है, वह आधुनिक या भावी युग की संभावना को व्यक्त करती है, भावी युग का शंखनाद करती है। और भारतेंदु युग से और आधुनिक युग का आरंभ, इसे एक पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग में भारतेंदु का जब जन्म होता है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि उसके पूर्व राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र, लल्लू लाल जैसे तमाम रचनाकारों ने हिंदी गद्य में रचना आरंभ कर दिया था। और हिंदी गद्य का इतिहास जहाँ तक हम देखते हैं कि इसका संबंध विद्वानों ने आदिकाल से जोड़ा है। आदिकाल में और इंसा लखा किरानी केतकी की कहानी, मुंशी सदा सुखलाल आदि की रचनाएं आदिकाल से जुड़ती हैं। लेकिन वह आदिकालीन गद्य को
हम गद्य का आरंभ नहीं मानते हैं, उसको एक बीजारोपण के रूप में ही देखते हैं। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में ये सर्वप्रथम भारतेंदु बाबू ने हिंदी गद्य का आरंभ किया, हिंदी की विभिन्न नई विधाओं का आरंभ किया, नाटक, रिपोर्टाज और कहानियाँ तमाम एक प्रमुख उनकी कहानियों में इन साहित्य में बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति दोनों को दिखलाया है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने इस युग में हिंदी गद्य का आरंभ खड़ी बोली में किया और कविताओं की रचना वे पूर्ववर्ती भाषा ब्रज भाषा को लेकर करते रहे। 1850 से 1900 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन तक भारतेंदु युग माना जाता है और 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को व्याकरणनिष्ठ बनाने के लिए सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अथक प्रयास किया और उनका योगदान इतना बड़ा और इतना मूल्यवान है कि उस युग का नाम ही द्विवेदी युग पड़ा। वह उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिफल है। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग, 1918 से छायावाद का आरंभ होता है। छायावाद युग में हिंदी भाषा यानी हिंदी काव्य भाषा और हिंदी गद्य भाषा अपने श्रेष्ठ और संस्कृतनिष्ठ होने का एक पुख्ता प्रमाण देती है और अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंचती है। छायावाद युग में ये प्रमुख आधार स्तंभ आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ये आधार स्तंभ इन्होंने जिस तरह भाषा को परिमार्जित किया, भाषा में तत्सम शब्दावली का एक तरह से कहें कि परचम लहराया, उसी तरह से अगाध और अपार साहित्य की रचना कर साहित्य को संपन्न किया। 1918 से 1936 तक छायावाद युग माना जाता है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में उसकी स्थापना होती है। 1936 से प्रगतिवादी रचनाओं का एक धारा बहती है, वो विचारधारा जोर पकड़ती है और प्रगतिवादी विचारधारा, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। तो 36 के बाद 1943 तक ये विचारधारा चलती है और 43 में जैसा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने जब प्रयोग के तौर पर तार सप्तक का प्रकाशन किया और कहा कि ये कोई नया प्रयोग नहीं है, हम एक नए राह के अन्वेषण में हैं, हम राही नहीं हम राही हैं, हम राहों के अन्वेषी हैं। यानी हम एक नई, पुराने जो बिंब प्रतीक वगैरह घिस गए हैं उनकी जगह पर नए बिंब प्रतीक का हम साहित्य में प्रयोग करके साहित्य का एक नया स्वरूप का निर्माण करना चाहते हैं, साहित्य को एक नया रूप देना चाहते हैं। 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ होता है तार सप्तक के प्रकाशन से और यह 59 तक चलता है। चौथे सप्तक का प्रकाशन 59 में होता है और 60 से साठोत्तरी कविता का आरंभ होता है और साठोत्तरी कविता 1960 से 70 तक चलती है। 70 के बाद से समकालीन कविता का आरंभ माना जाता है। समकालीन कविता
1870 से अब तक हम मान सकते हैं कि समकालीन कविताओं की रचनाएं हो रही हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि आधुनिकता साहित्य के स्तर पर कविता में आती है, गद्य में आती है। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का आरंभ होता है। कविता, कहानी, निबंध, नाटकों के लिए तथा पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही रहती है। ध्यान देने की बात है, यहाँ से जब साहित्य आगे बढ़ता है तो गद्य और पद्य, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को व्याकरण निष्ठ बनाते हैं तो वहाँ से कविता की भी भाषा हिंदी खड़ी बोली हो जाती है और गद्य की भी भाषा हिंदी खड़ी बोली हो जाती है। और इसमें भाषा को व्याकरण निष्ठ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य द्विवेदी युग में हुआ। छायावाद में इस परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्य की रचना मिलती है। एक तमाम कालजयी रचनाएं उस युग में, छायावाद युग में, इसके 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। इनके माध्यम से हिंदी साहित्य संपन्न होता है। इसी दृष्टिकोण से भी इस युग को आधुनिक युग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अंग्रेज 1857 में विद्रोह का कारण बने, उन अंग्रेजों द्वारा कुछ नए प्रयोग, कुछ नए संसाधनों का आविष्कार इस देश ने देखा और उससे उनकी चेतना का विकास हुआ। उनकी चेतना के बंद आँखों के द्वार खुल गए और उन्हें लगा कि नहीं, हम भी विकास कर सकते हैं और हम विकसित हो सकते हैं। हम सिर्फ शासित नहीं हो सकते, दूसरों से ही शासित रहना हमारी मूल प्रवृत्ति नहीं है और हमें इस दासता से मुक्ति पानी होगी और हमें खुद अपना शासन और अपना विकास सब स्थापित करना होगा। रेल का विकास एक नया आविष्कार था भारतीय लोगों के लिए, एक नई यांत्रिक आधुनिकता का आरंभ था जो इस देश ने पहली बार देखा था। तार और डाक की व्यवस्था इस युग ने पहली बार भारत ने देखा था। इस तरह से नई नई चीज़ों का बाजार व्यवस्था, नए नए हथियार इत्यादि का जो प्रयोग अंग्रेज करते थे, अपने व्यवहार में इस्तेमाल करते थे, उसका इस युग ने देखा, भारत के आम जनता ने देखा और उनकी चेतना में एक आधुनिक विचारधारा का सूत्रपात हुआ और अपनी पुरानी रूढ़ियों से, रूढ़िवादी विचारधारा से, अपनी दास्ता से परिपूर्ण इस शासन प्रणाली से उनका विद्रोह होता है। यह विद्रोह रीतिकाल में घनानंद के काव्य में बीज रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि घनानंद रीतिमुक्त कवि थे। घनानंद स्वच्छंद विचारधारा के कवि थे। यह स्वच्छंदता ही भारतेंदु युग में आधुनिकता का कारण बनी। यह स्वच्छंदता ही द्विवेदी युग में परिमार्जन का कारण बनी। यह स्वच्छंदता ही छायावाद युग में स्वच्छंदता का कारण बनी और रोमांटिसिज्म का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्वच्छंदता का बीजारोपण घनानंद के साहित्य में हो चुका था। उन्होंने आधुनिक युग का शंखनाद कर दिया था अपने व्यवहार और काव्य सृजन के द्वारा। तो 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। जनता की चेतना बिल्कुल वहाँ से अपने पूर्व की रूढ़ियों से, दासता से और दासता के दंश से मुक्ति की कामना की एक शंखनाद करती है। चेतना झकझोर कर हिला देती है 1857 के विद्रोह से। तो वहाँ से एक आधुनिक युग का सूत्रपात होता है और इसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। और जो शुक्ल जी ने लिखा है कि जिस विचारधारा या साहित्य की प्रवृत्ति का आरंभ
आदिकाल में होता है। जिन जिन प्रवृत्तियों का आरंभ आदिकाल में होता है, आने वाले युगों में कभी कोई धारा मोटी होती है, कभी कोई धारा सिमट जाती है, लेकिन प्रत्येक धाराओं का, प्रवृत्तियों का विकास एक आने वाले निश्चित समय में जरूर होता है। उसी तरह जिस विचारधारा का, स्वच्छंदता का, रीति मुक्तता का जो एक चेतना घनानंद के काव्य में दिखाई देती है, या भारतेंदु युग तक आते आते एक विचारधारा का रूप ले लेती है। जो युग में घनानंद की विचार दृष्टि थी, वो आगे चल के भारतेंदु युग में विचारधारा का रूप ले लेती है। और बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन चेतना के उन पहलुओं को परखा और उसको पकड़ा। बाबू भारतेंदु युग ने अपने पूर्ववर्ती गद्यकारों, कहानीकारों की चेतना को पकड़ा और उनका सबका समाहार करते हुए एक आंदोलन का रूप दिया कि गद्य में, हिंदी खड़ी बोली गद्य में हम अपनी रचनाएं करें, लिखें, आम जनता तक पहुंचाएं, और तब तक हम काव्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते रहें। वहाँ से और राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, लल्लू लाल, सदल मिश्र आदि के गद्य को लेकर के और उसका परिमार्जन या समाहार के रूप में हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु ने किया। यहाँ से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ होता है। फिर हम देखते हैं कि ये व्यापक तौर पर सिर्फ साहित्य में ही नहीं, भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में, हम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये एक भारतीय राजनीति में आधुनिकता की शुरुआत है, आरंभ है। और 1893 में स्वामी विवेकानंद जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना एक ऐतिहासिक भाषण, भारतीय धर्म और अध्यात्म पर ऐतिहासिक भाषण देते हैं, जो पूरे विश्व में उस समय चर्चा का विषय बना। भारत में वह आधुनिकता का आरंभ है। और यहाँ से फिर गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ होता है। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, इस तरह के तमाम विचारक आते हैं इस देश में और इस देश में राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं। हिंदी साहित्य के रचनाकार जितना बन पड़ता है इस स्वाधीनता आंदोलन में, सिर्फ कविता नहीं लिखते हैं, आंदोलनों में प्रत्यक्ष सशरीर भाग लेते हैं, जेलों की रोटियां खाते हैं और तमाम तरह के संघर्षों में अपना योगदान देते हैं। महिला रचनाकारों ने उसी तरह योगदान दिया, पुरुष रचनाकारों ने उसी तरह योगदान दिया। और इस जितना उन्होंने राजनीति और इतिहास को संपन्न किया, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य को भी इन लोगों ने संपन्न किया। यहाँ से भारतीय इतिहास में आधुनिकता का आरंभ होता है, क्योंकि इसके पहले वैसे आधुनिकता तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी युग में आती है और फिर चली जाती है। आधुनिकता एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा अपने आप को शीर्ष पर रखती है। यही आधुनिकता इसके पूर्व के युग में जिन आधुनिक चीज़ों का, जिन विचारधारा का, जिन तथ्यों का, जिन राजनीतिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का निर्माण किया था, उसी ने उसको इतिहास के गर्त में धकेल दिया और नई विचारधारा, नई वस्तु, नई राजनीतिक चिंतक और नई अर्थव्यवस्था के मार्ग को लाती है। यही नवीनता मनुष्य के हर पीढ़ी के विचार में आती है और खुद को आधुनिक कहलाती है। यहाँ से भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात होता है। वही साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ता है और तमाम छोटे छोटे युगों में
क्योंकि ये गतिविधि आंदोलन की गतिविधि थी, इसीलिए यहाँ विचारधारा बार बार बदलती है, छोटे छोटे कालखंडों में बदलती है, और इसका प्रभाव हम साहित्य पर, साहित्य की प्रवृत्तियों पर देखते हैं। और यहाँ से हम तमाम छोटे छोटे हिंदी साहित्य के इतिहास में कालखंडों को आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। और 1850 से लेकर के और 1970 तक के कालखंड को हम समकालीन साहित्य तक विभाजित करते हैं, और समकालीन के बाद समकालीन कविता, समकालीन साहित्य को वर्तमान तक मान लेते हैं। यह हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है। इसको और विस्तार में हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे तथ्य छूट चुके हैं जिन पर बहुत गहनता से, बहुत बारीकी से विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि तमाम जिस तरह साहित्यकार राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, बहुत सारे ऐसे राजनेता थे, ऐसे विद्वत बैरिस्टर, वकील थे जो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। उन्होंने उसी प्रकार से साहित्य में भी हस्तक्षेप किया, साहित्य के रचनाकारों को प्रेरित किया। जिस तरह साहित्य के रचनाकार क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काव्य और साहित्य की रचना करते थे, उसी तरह रचनाकारों को भी मार्गदर्शन देने के लिए हमारे राजनेता, हमारे आंदोलनकारी, क्रांतिकारी बंधु रचनाकारों को भी प्रेरित करते थे। इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत रूप से विचार किया जाना अभी बाकी है। महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस आधुनिक युग में आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरह के समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हमारे समाज को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। स्वामी विवेकानंद जैसे तमाम संत, युवा विचारक हमारे समाज को आधुनिक युग, प्रगतिशीलता के तरफ, विकास के तरफ, वैज्ञानिक विकास के तरफ, आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। यह सारी चीज़ें हमारे आधुनिक सोच, हमारे आधुनिक साहित्य का हिस्सा है, हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा है। इसको हम अलग अलग बांट कर नहीं देख सकते, और देखना कभी भी उचित नहीं होगा। इसलिए हम कभी भी साहित्य को देखें तो अपने युग के परिप्रेक्ष्य को, पृष्ठभूमि को अवश्य देखें। हमारा साहित्य के तमाम परत दर परत अर्थ खुलते जाएंगे। ठीक है, प्रणाम।